नमस्कार और महासंग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और अब चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। 2 राउंड की वोटिंग के बाद देश भर में चुनावी गहमागहमी और तेज हो चली है। हर पार्टी और प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रहा है। रैलियां हो रही हैं, चुनावी सभा और रोड शो चल रहे हैं। विरोधियों को हर तरीके से घेरा भी जा रहा है। इस खास पेशकश में हमने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की कुछ ऐसी ही हलचल को आपके लिए समेटा है। अब बात करते हैं यहां पर सबसे पहले गुजरात के मेहसाणा लोकसभा सीट की और उसके मूड माहौल की। 1984 के बाद यहां ज्यादातर लोकसभा चुनाव बीजेपी ने ही जीते हैं, लेकिन इस बार एक पटेल और एक ठाकुर उम्मीदवार आमने सामने हैं और मेहसाणा गुजरात की उन चंद सीटों में आ गई है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। मेहसाणा में दुनिया की सबसे बड़ी मसालों की मंडी है। ये इलाका बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन के लिए भी जाना जाता है और मेहसाणा उन 2 लोकसभा सीटों में से एक है जहां 1984 में जीत दर्ज कर बीजेपी पहली बार संसद पहुंची थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर इसी मेहसाणा जिले के वडनगर में है। मगर इस बार यहां मुकाबला दिलचस्प है। इस बार कांग्रेस ने ठाकुर समुदाय के रामजी भाई ठाकुर को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने हरि भाई पटेल को टिकट दिया है। दोनों उम्मीदवार 2 प्रमुख समुदायों से आते हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार का दावा है कि मेहसाणा विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, इसलिए इस बार उन्हें पब्लिक जरूर मौका देगी। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि स्मार्ट सिटी बनाने के जो हजारों करोड़ की पैसे जो वाहियात भाषण करके गए थे, वायदा करके गए थे, तो आज दिन સુધી स्मार्ट सिटी नहीं बनी हुई है। मेहसाणा में कोई ऐसा ट्रैफिक की समस्या, बहुत सारी समस्या है। मेहसाणा का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। गुजरात में क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज बताया जाता है। मुस्लिम और अन्य समुदाय अगर कांग्रेस में भरोसा करें तो बीजेपी को मुश्किल हो सकती है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि विकास के नाम पर सभी समुदाय के लोग उनके साथ आ जाएंगे। बहुत वर्षों पुराना ये मेहसाणा भाजपा का गढ़ है। पूरे देश में 2 सीट आई थी, तब मेहसाणा की सीट आई थी और मोदी साहब के नेतृत्व में सभी समाजों के साथ सभी समाजों को पूरी योजना का लाभ मिलता है और सर्व समाज हमको स्वीकार थे। 17.5 लाख मतदाताओं वाले लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें से 6 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस के विधायक हैं। पब्लिक यहां ज्यादातर विकास के पक्ष में बात करती है। वैसे देखा जाए तो ये मेहसाणा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का होम ग्राउंड है। पूरे जिले में कोई समस्या बाकी नहीं रही है। फिर भी अगर जो जरूरत है तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि हरि भाई कुछ ना कुछ करके मेडिकल कॉलेज का जो सपना है मेहसाणा जिले का वो अवश्य पूरा करेगा। बीजेपी और कांग्रेस मेहसाणा में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। गांव-गांव, गली-गली जनसंपर्क जारी है। ऐसे में जीत किसी की भी हो, लेकिन मार्जिन ज्यादा बड़ा नहीं होगा। वैसे तो यह सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अगर ठाकुर और क्षत्रिय कम्युनिटी एक तरफा वोट करेंगे तब ये सीट काफी दिलचस्प बन जाएगी। केतन जोशी, मेहसाणा। कभी शिवसेना के कद्दावर नेता रहे नारायण राणे अब महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रमुख नेता बन गए। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन पार्टी ने कहा तो वो तैयार हो गए। ऐसे में उनकी क्या है रणनीति? हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने नारायण राणे से महाराष्ट्र के सियासी महाभारत पर की है लंबी बातचीत। राणे जी, आप शुरुआत से ये कह रहे थे कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मन बना दिया? क्योंकि ये सीट को लेकर बहुत सी शिवसेना और बीजेपी में भी काफी तहस-महस हुई थी कि ये सीट कौन लड़ेगा। काफी प्रेस्टिजियस इश्यू बन गया था। राणे है उधर प्रेस्टिज तो होता ही है। मैं ऐसा कुछ तय नहीं किया था कि अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, रिटायर होऊंगा, ऐसे कोई बात किसी से भी नहीं की। ये मीडिया लोग ने शुरू किया कि राणे लड़ने वाला नहीं है, राणे की तबीयत अच्छी नहीं है। मैं कभी बोला नहीं। इस सीट के ऊपर जो है आपके मित्र राज ठाकरे भी जो है चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने सभी आ रहे हैं, सभी आना चाहते हैं। खुद अमित शाह भी आ रहे हैं। हाँ, अमित शाह आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, राज ठाकरे जी आ रहे हैं, आठवले आना चाहते हैं।
सभी चुनाव को लड़ाने के प्रचार में हमें ज्वाइन होना है। आपने एक खत जो है बाला साहेब ठाकरे को लिखा था 7 पन्नों का। और जब मैं निकलने के वक्त मेरा और साहब का जो संबंध था तो पिता से ही बढ़कर था, मगर उद्धव ठाकरे के लिए मेरे को छोड़ना पड़ा। मैं पार्टी में काम नहीं कर पाता था और ये करने नहीं देता था। मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी यहाँ रहूंगा तो साहब को तकलीफ होगा। मेरे बारे में रोज साहब के पास शिकायत, और साहब तो मेरे को कुछ बोल नहीं पाते थे कि उनको मालूम है ये तो मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए। हम पार्टी में शिवसेना में 15-16 साल से हूं उम्र के, और मैं कभी मेरी फैमिली है उनके लिए मेरे को करना है, मेरी परवाह मेरी जिंदगी की नहीं की। इतना शिवसेना और बाला साहब को मैं चाहता था, मगर इनके वजह से मैं बोला अभी अपने को नहीं जमने वाला। जो मैं बात नहीं कर सकता था साहब से वो मैं लिखा उसमें, मैं क्यों छोड़ रहा हूं, ये क्या कर रहा है खिलाफ, पार्टी में कैसे करप्शन कर रहा है, सीट बेच रहा है शिवसेना की। जो शिवसैनिक 30-30 साल दिन रात काम किया, जब चुनाव आता है तो उसके बाद 50 लाख मांगता है, 1 करोड़ मांगता है कि टिकट के लिए। मेरे को पसंद नहीं है, सब उनमें डाला। बोला साहब मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, मगर मुझे अभी रहना नहीं है, आप माफ कीजिए मुझे। मैं जिंदगी में कभी सोचा नहीं कि आपके वर्ड के बाहर जाऊं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इन 10 सीटों में आगरा भी शामिल है। ताज नगरी आगरा में बीजेपी को एक बार फिर से मिलेगी जीत, या फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का चमकेगा सितारा। आगरा में क्या है चुनावी मूड माहौल, देखिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी की ग्राउंड रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मूड माहौल जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं ताज नगरी आगरा में। जी हां, आगरा लोकसभा सीट पर जहां बीजेपी अपने मजबूत किले को बचाने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दलित मुस्लिम वोटरों के भरोसे इस किले में सेंध लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस लोकसभा सीट पर 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। ताजमहल और पेठे के लिए मशहूर आगरा शहर के मिजाज पर आजकल राजनीति की चाशनी हावी है। मिठास ऐसी घुली है कि कार्यकर्ताओं की जिद पर नेताजी आगरा में ही डेजर्ट सफारी कर रहे हैं। आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह बघेल का कहना है कि यही 4 पहिया बीजेपी को इस बार 400 पार करा देगा। हमारे कार्यकर्ताओं की जिद थी कि मैं इसको थोड़ा सा चलाऊं, तो अभी हेलमेट नहीं है इसलिए सड़क पे नहीं जाऊंगा, केवल इस पे बैठ करके हैं। इस गाड़ी का नाम 400 पार। 1 2 3 4 400। इस गाड़ी का नाम 400 पार है। जी, इस गाड़ी का नाम है 400 पार और आगरा 4 लाख पार। 4 लाख। केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का दावा है कि आयुष्मान कार्ड से लेकर शौचालय बनवाने तक मोदी सरकार की हर वेलफेयर स्कीम का फायदा उन्होंने घर घर तक पहुंचाया है। हालांकि आगरा की जनता का मूड मिजाज का लेवल थोड़ा अलग है। आज से नहीं, हमारे दादा परदादा भी शुरू से हम कमल के फूल को देते हुआ है और मरते दम तक हम कमल के फूल को ही वोट देंगे। सब जो भाजपा की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी के मारे सांसद माने कुछ नहीं है यहाँ, जो कहे सब मोदी लहर चल रही है। तो मोदी लहर चल रही है, सांसद तो कोई नहीं देख रहा। और बीजेपी डंडा खड़े कर दे उसको वोट देंगे। आगरा टूरिज्म के लिए हॉटस्पॉट तो है ही। त्रिकोणीय चुनावी समीकरण बनने की वजह से इस वक्त आगरा लोकसभा सीट भी बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम और मोदी योगी फैक्टर के भरोसे बीजेपी के एसपी सिंह बघेल चौथी बार संसद पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 1952 से आगरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन 1984 के बाद सियासत ऐसी पलटी कि 40 साल से कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने 2 बार जीत का स्वाद जरूर चखा और इस बार इंडिया गठबंधन के बैनर तले उसने फुटवेयर इंडस्ट्री और जाटव समाज से ताल्लुक रखने वाले
सुरेश चंद्र करदम को मैदान में उतारा है। लेकिन हैरानी बहुजन समाज पार्टी को लेकर है, जो SC/ST के लिए रिजर्व सीट पर जीत के लिए तरस रही है। पिछली 3 बार से लगातार नंबर 2 पर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी ने इस बार सामाजिक कार्यकर्ता पूजा अमरोही को उतारा है, जो आगरा के वोटर्स के दिलों तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही हैं। मैं तो लोगों के घरों में घूम रही हूँ, गली मोहल्ले उनकी सब चीजें देख रही हूँ, समस्याएं सुन रही हूँ, जान रही हूँ। तो हम सिर्फ उनके घरों तक नहीं पहुँच रहे, उनके दिलों तक पहुँच रहे हैं। और सबसे जो जैसे हमारी सबकी समस्याएं आती रहेंगी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, गली मोहल्ले से लेकर उनकी समस्याएं यहाँ लोकल प्रशासन तक, और बड़ी समस्याओं को लेके लोकसभा संसद तक अपनी आवाज उठाऊंगी। आगरा लोकसभा सीट में 5 विधानसभा एतमादपुर, आगरा छावनी, उत्तरी आगरा, दक्षिणी आगरा और जलेसर शामिल हैं। आगरा में 20,37,330 वोटर्स पंजीकृत हैं, जिनमें से 10,99,653 पुरुष मतदाता और 9,37,556 महिला मतदाता हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो पांचों विधानसभा सीटों को मिलाकर 6 से 7 लाख दलित और जाटव समाज के वोटर्स हैं। वैश्य करीब 3.5 लाख, बघेल और ब्राह्मण 2-2 लाख, जबकि मुस्लिम वोटर्स की तादाद 2.5 लाख से 3 लाख के बीच है। वैसे आगरा में वर्चस्व वैश्य और दलित वोटर्स का ही रहता है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स भी राजनीति में अपनी अच्छी पैठ रखते हैं। सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है, और विकास तो हमें चाहिए। तो इसीलिए हमारा मतदान सिर्फ विकास के लिए होगा। जो प्रत्याशी विकास कराएगा, जो हमारी समस्याओं को सुना है जिसने, हम तो उसे ही वोट करेंगे सर। पिछले अगर हम देखें 2 बार से जिस हिसाब से जो गवर्नमेंट की तरफ से वादे किए गए, उसमें कुछ चीजें तो हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है नहीं हुई, विफल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरी अपनी जो है व्यक्तिगत ये सोच है कि एक मौका किसी और दूसरी अपोजिशन को देना चाहिए। आगरा में 30% दलित वोटर्स और करीब 15% मुस्लिम वोटर्स हैं। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों की नजरें इसी निर्णायक वोट बैंक पर गड़ी हुई हैं। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि वोट बैंक बंटने का फायदा उन्हें मिल सकता है। बीजेपी का जो भी मुकाबला है वो फिलहाल बीएसपी के साथ है। अब देखना होगा कि आगरा की जनता विपक्ष के सर पर ताज सजाती है या फिर बीजेपी का कमल एक बार फिर से आगरा में खिलेगा। कैमरामैन दिनेश तिवारी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, आगरा। तो महासंग्राम की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।